Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards another lecture on pharmacokinetics of IV infusion, and we were attempting the numericals or the cases of IV infusion. And last time, what we were doing question number 5, and in question number 5, we have done A part and B part, and now we are continuing with the C part, that is VD. So the C part, which is VD of this drug, of distribution of this drug, the volume of distribution of this drug can be determined by the formula of CPSS is equal to R upon KVD. So we will take this formula. CPSS is equal to R upon CLT, and so CPSS is equal to R upon CLT, which is equal to actually R upon KVD, and in the next stage VD is equal to R upon K multiply by CPSS. अच्छा, ठीक है कि हमने क्या किया है कि K को जो है वो इधर ले गएंगे, VD को इधर ले गए और CPSS को यहाँ पर लेकर आ गए. तो अगर इस इक्वेशन में हम देखें या इस सिचुएशन को हम देखें तो हमारे पास है VD इज इक्वल टू R. कितना है यहाँ पर? R की वैल्यू है 380 मिलीग्राम पर लीटर, 380 मिलीग्राम पर आवर. और K की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमने K की वैल्यू निकाली थी. what is the value of K? 0.971. so it is 0.971 multiply by CPSS की वैल्यू which is 17 मिलीग्राम पर ml. CPSS जो कि गिवन है 17 मिलीग्राम पर ml. so now अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास द आंसर इज VD इज इक्वल टू 23.02 ml. ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया. तो इस तरह से हमने जो है वो इसका जो सी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया. नाउ डी पार्ट. व्हाट इज़ डी पार्ट? अच्छा, डी पार्ट क्या था? डी पार्ट ये है कि मैकेनिज्म फॉर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सेफ्राडीन सेफ्राडीन विद प्रोबेनिसिड. सो एक दफ़ा फिर सवाल फिर देख लेते हैं वो ये क्या क्या कह रहे हैं कि सेफ्राडीन इज़ कम्प्लीटली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन and its studies have shown that probenecid given concurrently causes elevation of the serum sephradine concentration. What is the probable mechanism for this interaction of probenecid with सेफ्राडीन? तो सेफ्राडीन जो है वो कम्प्लीटली यूरिन से एक्सक्रीट होती है, लेकिन स्टडीज़ ये शो करती हैं कि प्रोबेनेसिड जब इसके साथ दी गई तो उससे क्या हुआ कि सेफ्राडीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई. इसका पॉसिबल मैकेनिज्म क्या है? तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल नहीं है, इट इज़ ए साइंटिफिक रीज़न. सो आंसर इज़ दैट प्रोबेनेसिड, व्हाट प्रोबेनेसिड इज़ डूइंग, प्रोबेनेसिड blocks the active tubular secretion of sephradine in renal tubules and hence reduce elimination and ultimately leads to increase in plasma
कंसंट्रेशन। तो ये इसका रीज़न है कि प्रोबेनेसिड क्या करती है, यानी सेफ्राडीन जो रेनल ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट होती है वो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन से भी होती है, तो प्रोबेनेसिड वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सेफ्राडीन जो होती है वो फिर एक्टिव सिक्रीशन के ज़रिए सिक्रीट नहीं होती। तो जब उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी तो वो एलिमिनेशन कम हो जाएगी, एलिमिनेशन जब कम हो जाएगी तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट इज़ नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5 के बाद? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जब हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 कंप्लीट कर लिया है, 3 हो गया है, 9 हो गया है, 2 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, और अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डेटा हमें क्या गिवन है और क्या हमें चाहिए। तो हम वैसे करते हैं कि डेटा के लिए हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या डेटा गिवन है वो अब हम यहाँ पर पुट डाउन करते हैं। कैलकुलेट द एक्सक्रीशन रेट एट स्टेडी स्टेट फॉर ए ड्रग गिवन बाय इन्फ्यूजन रेट एट ए रेट ऑफ 30 मिलीग्राम पर आवर। अच्छा, तो एक्सक्रीशन रेट मालूम करना है, ठीक है, ड्रग का, और जब वो एलिमिनेट हो रही हो, जब वो उसका रेट ऑफ इन्फ्यूजन है 30 मिलीग्राम पर आवर। तो ड्रग का सबसे पहले क्या मालूम करना है, एक्सक्रीशन रेट। तो एक तो हमें ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, और क्या मालूम करना है, और क्या किया जा रहा है, when the drug is rate of infusion of drug is 30 मिलीग्राम पर आवर, यानी R is equal to R is equal to 30 मिलीग्राम पर आवर। तो इस रेट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसका एक्सक्रीशन रेट क्या होगा। एंड CPSS इज़ 20 माइक्रोग्राम पर ml, और इसका जो CPSS है वो क्या है, दैट इज़ 20 माइक्रोग्राम पर ml, विच इज़ इक्वल टू 20 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, ठीक है, ओके। इफ़ द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इंक्रीज टू 40 मिलीग्राम पर आवर, अगर रेट ऑफ इन्फ्यूजन बढ़ा के कर दिया गया 40 मिलीग्राम पर आवर, तो इसका मतलब है दो हमारे पास R मौजूद है। इसको हम कहेंगे कि ये R1 है और ये हो गया R2। तो ये हमने बढ़ा के कर दिया 40 मिलीग्राम पर आवर। तो व्हाट इज़ द न्यू स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, दैट इज़ CPSS, यानी CPSS भी फिर 1 और 2 हो जाएगी। ये हो गई 1 CPSS 1, और इसी तरीके से जो B पार्ट होगा वो होगा CPSS 2, जो कि इससे रिलेटेड होगी। यानी जब हमने 30 मिलीग्राम पर आवर R1 दे रहे थे तो स्टेडी स्टेट आ रहा था 20 माइक्रोग्राम पर ml या 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो R2 किया, जब उसको बढ़ा के 40 मिलीग्राम पर आवर किया तो CPSS क्या होगा, यानी CPSS 2 क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें मालूम करना है। तो ये हमें दो चीज़ें इसमें शायद मालूम करनी है, और तो देख लेते हैं। तो मालूम है व्हाट इज़ द एक्सक्रीशन रेट ऑफ ए ड्रग विद द न्यू स्टेडी स्टेट अज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक एंड 1 कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक है। 1 कंपार्टमेंट मॉडल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा है। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल। तो हमें ये दो चीज़ें इसमें मालूम करनी है। नाउ अब हम ये करते हैं कि पहले तो हम इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर कि CPSS की हमारे पास इक्वेशन क्या है, ठीक है।
तो इक्वेशन विल बी CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD। तो हम यूँ करते हैं कि ये वाली इक्वेशन को यहाँ से ले लेते हैं ताकि दोबारा वहाँ ना लिखना पड़े, क्योंकि इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD। अच्छा जनाब, एंड अगर मैं इसको इस तरह से करना चाहूँ, मैं लिखूँ KVD इज इक्वल टू R अपॉन CPSS। तो बात ठीक है, ठीक है। मैंने यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके KVD इधर ले गया और CPSS को नीचे लेकर आ गया। अच्छा, अब बाय एनी वे किसी भी सूरत में KVD इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो KVD क्या होगा? KVD कांस्टेंट इन ऑल सिचुएशन। यानी हम देखें, R जब R1 था तो CPSS था 20, तो R2 40 किया तो CPSS क्या होगा? तो ये जो होगी इक्वेशन यहाँ लगेगी और ये कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, सो R1 अपॉन CPSS 1 इज इक्वल टू R2 अपॉन CPSS 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से इसकी बन के आएगी, क्योंकि दोनों के केस में KVD तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगी क्योंकि KVD दोनों का सेम है। अच्छा जनाब, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या है? R1 क्या है? 30। CPSS इसका क्या है? 20। नाउ इक्वल टू R2 कितना है? 40। और CPSS 2 हमें मालूम करना है, ठीक है। तो इसको उठा के मैं यहाँ पे एज इट इज़ रख दे रहा हूँ। नाउ अरेंजिंग द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को जब मैं अरेंज करता हूँ तो मेरे पास सिचुएशन कुछ यूँ आती है। CPSS 2 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। क्या हुआ है ये कि ये 20 इधर चला गया, 20 इंटू 40 हो गया ये ऊपर, और ये 30 नीचे आ गया है। सो नाउ व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज 26.66 मिलीग्राम पर लीटर। तो CPSS 2 कितना होगा? यानी जब हमने R जो है वो 40 कर दिया तो नया CPSS 2 20 के बजाय, यानी जो नया स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? 26.66 मिलीग्राम पर लीटर होगी। तो ये पहला पार्ट हमने कर लिया, एक पार्ट हमने कर लिया। दूसरा पार्ट है इसका एक्सक्रीशन रेट। एक्चुअली हमने A पार्ट को पहले अटैम्प्ट कर लिया, बी पार्ट को हमने पहले अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है। B पार्ट को पहले हमने अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब हम A पार्ट को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब A पार्ट जो है ना वो कह रहा है एक्सक्रीशन रेट क्या होगा? इफ R इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। सो इट इज ए साइंटिफिक रीजन। एट स्टेडी स्टेट drug entering into the body is equal to the drug exiting from the body। कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे क्या होता है, जो ड्रग एंटर हो रही है बॉडी में वो इक्वल होती है ड्रग एग्जिटिंग फ्रॉम द बॉडी, यानी इन और आउट बराबर है। इट मीन्स ड्रग इन
is equal to drug out. So if R is equal to 40 milligram per hour and it is steady state, so excretion rate will be 40 milligram per hour, क्योंकि ड्रग इन कितना है 40 मिलीग्राम पर आवर, तो ड्रग आउट भी यही होगा. तो ये हमने ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल नंबर 6 कंप्लीट कर लिया. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7. अच्छा जनाब, तो न्यूमेरिकल नंबर 7 का डेटा हम बताते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 7 का डेटा क्या है? अच्छा जनाब, तो क्या है डेटा, पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं. अच्छा, एन एंटीबायोटिक इज़ टू बी गिवन टू एन एडल्ट मेल पेशेंट 58 ईयर्स 75 kg. तो सबसे पहले तो इसका वेट मौजूद है पेशेंट का, जो कि है 75 kg. ठीक है, पेशेंट का वेट हमारे पास आ गया 75 kg. अच्छा ठीक है, और वो दे रहे हैं आईवी इन्फ्यूजन से. जो भी ड्रग दे रहे हैं इस एडल्ट मेल पेशेंट को, जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो आईवी इन्फ्यूजन से दे रहे हैं. द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग इज़ 8 आवर. सो टी हाफ जो है वो टी हाफ इज़ 8 आवर्स. अच्छा, इसको देख लेते हैं हम, इसको ठीक करें. टी हाफ इज इक्वल टू 1 आवर, 8 आवर. ठीक है, एंड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.5 लीटर पर केजी. वीडी इज 1.5 लीटर पर केजी, 1.5 लीटर पर केजी. ठीक है जनाब, ये हो गया, ये गिवन हो गया डेटा. अच्छा, द ड्रग इज अवेलेबल सप्लाई इन 60 ml एम्प्यूल एंड ड्रग कंसनट्रेशन इज 15 मिलीग्राम पर ml. अच्छा, 15 मिलीग्राम पर ml. जो प्रिपरेशन 15 मिलीग्राम पर ml इन 60 ml वाइल. ठीक है, 60 ml का टोटल वाइल है और हर ml में 15 मिलीग्राम ड्रग मौजूद है. ठीक है, द डिजायर्ड स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन यानी CPSS 20 माइक्रोग्राम पर ml. तो CPSS जो है वो क्या है, 20 माइक्रोग्राम पर ml. हम इसी को ले लेते हैं और इधर 1 हटा देते हैं. तो दिस इज 20 माइक्रोग्राम पर ml मीन्स 20 मिलीग्राम पर लीटर. अच्छा, नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द इन्फ्यूजन रेट इन मिलीग्राम पर आवर वुड यू रिकमेंड टू द पेशेंट. मीन्स आर मालूम करना है इस पेशेंट का. ठीक है, आर जो है वो हमें मालूम करना है इस पेशेंट का इन मिलीग्राम पर आवर. ठीक है, आर इन मिलीग्राम पर आवर. मिलीग्राम पर आवर इसलिए स्पेसिफाई किया है कि बाज़ केसेस में हमने ml पर आवर भी मालूम किया था. अच्छा ठीक है, ये तो ए पार्ट हो गया इसका. ठीक है, अच्छा, व्हाट लोडिंग डोज वुड यू रिकमेंड फॉर दिस पेशेंट एंड बाय व्हाट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड यू गिव द लोडिंग डोज एंड व्हेन. अच्छा, एक तो ये कि DL यानी लोडिंग डोज क्या होगी ये बताएं आप. ठीक है, अच्छा, और DL क्या होगी, DL क्या होगी एंड रूट ऑफ DL एंड टाइम ऑफ DL. ठीक है, तो किस रूट से हम DL देंगे लोडिंग डोज और किस टाइम पर DL देंगे. अच्छा जी, सी पार्ट क्या है और क्या पूछ रहा है ये, वाई लोडिंग डोज इज रिकमेंडेड.
वाई डी एल इज रिकमेंडेड। ठीक है, तो डी एल क्यों देनी है ये बताइए आप। अच्छा, उसके बाद है फिर डी पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर द रिकमेंडेड स्टार्ट इन्फ्यूजन इज 15 ml per hour. Do you agree with this recommendation of infusion rate for your patient and give reason and why? अच्छा, if R is equal to 15 ml per hour, ठीक है, सो इज इट ओके, ये मालूम करना है क्या ये ठीक है अगर जो रिकमेंड किया जा रहा है। अच्छा, इफ़ यू वर मॉनिटर द पेशेंट सीरम ड्रग कंसंट्रेशन व्हेन वुड यू रिक्वेस्ट ब्लड सैंपल एंड गिव रीज़न व्हाई। अच्छा, तो टाइम टू डिटरमिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कब रिकमेंड करेंगे आप। एफ पार्ट क्या है, द ऑब्जर्व्ड सीरम ड्रग कंसंट्रेशन इज हायर देन एंटिसिपेटेड, गिव 2 पॉसिबल रीजन बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स दैट वुड अकाउंट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, if CPSS is greater than expected, then what are possible reasons। ठीक है, ये मालूम करना है कि CPSS जो थी वो जितनी आनी चाहिए उससे ग्रेटर आ रही है, तो फिर इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल। अब हम इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले हमें मालूम करना है आर, तो आर इसका क्या होना चाहिए इन मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, तो ए पार्ट को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए पार्ट के लिए आर के लिए हमें मालूम है कि CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD। हम फॉर्मूला उठा लेते हैं यहाँ से, ये वाला CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD। अच्छा, K हम निकाल लेते हैं क्योंकि K यहाँ पे T हाफ दी हुई है ना इस न्यूमेरिकल में, तो K की वैल्यू क्या आएगी, K is equal to 0.693, T half is equal to ठीक है, तो ये होगा 0.693 डिवाइडेड बाय 8। तो वैल्यू रखने के बाद मुझे ये वैल्यू क्या मिल रही है, K की वैल्यू आ रही है 0.693 डिवाइडेड बाय 8। द आंसर इज 0.0866 पर आवर। तो ये हमारे पास K की वैल्यू भी आ गई क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ अब हमें मालूम करना है, अच्छा एक चीज़ और, हाँ यहाँ पे VD भी हम निकाल लेते हैं। VD इज इक्वल टू, जो 75 kg का पेशेंट है तो इसका टोटल VD आ रहा है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 75। द आंसर इज 112.5 लीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी निकल के आ गया और CPSS 20 मिलीग्राम पर लीटर है। तो अब इसमें CPSS भी गिवन है, K भी मौजूद है, VD भी मौजूद है, तो हम R मालूम कर लेंगे। सो R इज इक्वल टू K इंटू VD इंटू CPSS। ठीक है,
अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। के की वैल्यू कितनी है? 0.0866, 0.0866 इंटू वी डी कितना है? 112.5, 112.5 और सी पी एस एस कितना है? 20 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया? द फाइनल आंसर इज़ 194 मिलीग्राम पर आवर। ये कैसे आ रहा है यूनिट? देखिए, इसकी यूनिट हुई पर आवर, ठीक है, इसकी यूनिट हुई लीटर और इसकी यूनिट हुई मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, तो देखें ये लीटर्स जो है वो ये लीटर ऊपर है, ये लीटर नीचे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आंसर आया मिलीग्राम पर आवर, ये बच गया। तो आर मेरे पास निकल कर आया फाइनली 194 मिलीग्राम पर आवर। तो इस तरह से हमने ये इसका ए पार्ट न्यूमेरिकल का कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, विच इज़ डीएल, और उसको बताएंगे भी कि डीएल जो है वो कौन से रूट से देंगे और टाइम डीएल का क्या होगा। अच्छा जनाब, बी पार्ट हमें निकालना है डीएल। अच्छा, डीएल का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो डी एल इज इक्वल टू सी पी एस एस इंटू वी डी। ठीक है, तो इसको मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ पे, बल्कि ये भी ले आता हूँ। ठीक है, सी पी एस एस इंटू वी डी। अच्छा, वी डी कितनी है यहाँ पे? 112.5 मल्टीप्लाई बाई सी पी एस एस कितनी है? 20। सो इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया मेरे पास 2250 मिलीग्राम। तो हमारे पास लोडिंग डोज कैलकुलेट होकर आ गई, दैट इज 2250 मिलीग्राम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन से रूट से देंगे? डी एल should be given as intravenous बोलस डोज। ठीक है, तो इसका ये जवाब भी हो गया कि आईवी बोलस डोज के तौर पर देंगे, एंड इट शुड बी गिवन at the time of start of infusion, means at 0 टाइम। ठीक है, यानी जब 0 टाइम हो या जब इन्फ्यूजन स्टार्ट किया है तो उस वक्त जो है हमें ये देनी होगी। ठीक है, तो ये हमने इसका ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। सी पार्ट क्या है कि हम डीएल दे क्यों रहे, लोडिंग डोज दे क्यों रहे। ठीक है जनाब, वाई डीएल इज रिकमेंडेड। नाउ ये भी क्वेश्चन है, तो क्यों दे रहे हैं हम? द आंसर इज डीएल लोडिंग डोज is always recommended in the situation when we need achievement of steady state concentration, means CPSS,
immediately due to emergency situation of patient। ठीक है, तो हम लोडिंग डोज क्यों देते हैं? हमेशा ऐसी सिचुएशन में जब हमें स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फ़ौरन अचीव करना होता है, तो इस वजह से लोडिंग डोज इस टाइम पर दी जाती है। तो ये हो गया इसका सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डी पार्ट क्या है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने ये आर जो है रिकमेंड किया है, तो इसको चेक करके बताएं कि क्या ये सही है या नहीं है। बट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।